यहाँ मिस्र के रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ अजीब हो रहा है। ये विशाल हरे घेरे हर जगह उभर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशाल नदी रेगिस्तान को चीरती हुई बन रही है, जिसके किनारे दर्जनों छोटी नहरें बह रही हैं और कई अभी निर्माणाधीन हैं। रेत में ऐसी पटरियां भी हैं जो भूमिगत पाइपों जैसी दिखती हैं। क्या मिस्र रेगिस्तान को जलमग्न करने की कोशिश कर रहा है? विशाल इमारतों के साथ साथ नई सड़कें भी बन रही हैं और फिर हमें ये सैन्य प्रतिष्ठान दिखाई देते हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि कई। इसलिए हम खुद जांच करने का फैसला करते हैं, उड़ान भरकर आते हैं और किसी को हमें वहां की हर चीज दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए लग रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? ये हरे घेरे हमें रेत में रिकॉर्ड गति से उकेरी जा रही विशाल निर्माण परियोजनाओं, रेगिस्तान को जलमग्न करने की बेतहाशा योजनाओं, एक दमनकारी शासन और वर्षों से आर्थिक संकट से जूझ रहे देश और आबादी का पेट भरने के लिए बनाई गई अरबों डॉलर की एक परियोजना तक ले गए, जबकि गुप्त रूप से बिल्कुल अलग लक्ष्य साधे जा रहे हैं। अगर आप देश की सैटेलाइट तस्वीरें देखें तो आपको यह बदलाव साफ दिखाई देगा। हम बस इतना जानते हैं कि यह एक सैन्य परियोजना है। किसी देश का रंग बदलते देखना बेहद रोमांचक होता है। उनकी जनगणना ही आपको बता देती है कि यह काम नहीं कर रहा है। यह बजट से बाहर है। यह एक ब्लैक बॉक्स है। संगीत फर्न, हमारा शोध गूगल मैप्स पर शुरू होता है। हमें पूरे मिस्र में हरे रंग के घेरे दिखाई देते हैं, यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच भी। पहली नज़र में ये इतने बड़े नहीं लगते, लेकिन जब आप जूम इन करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये घेरे सैकड़ों मीटर चौड़े होंगे। बाईं ओर थोड़ा सा आप रेत पर उकेरे गए अगले घेरों की रूपरेखा देख सकते हैं। हम नासा की वेबसाइट पर जाते हैं और कुछ पहले और बाद की उपग्रह तस्वीरें देखते हैं। इनमें से ज्यादातर घेरे पिछले 10 सालों में बने प्रतीत होते हैं। तस्वीरों के नीचे दिए गए विवरण में इस क्षेत्र का नाम न्यू डेल्टा लिखा है। न्यू डेल्टा मिस्र सरकार द्वारा संचालित एक विशाल कृषि परियोजना है। इसका उद्देश्य कई आधिकारिक लक्ष्य हासिल करना है। खेती को बढ़ावा देना, खाद्य आयात पर मिस्र की निर्भरता कम करना, रोजगार पैदा करना और देश की समग्र खाद्य आपूर्ति में सुधार करना। ऐसा करने के लिए करती हाथ आयात पर ऐसा करने के लिए इस परियोजना का उद्देश्य लगभग 10,000 किलोमीटर बंजर भूमि को उपजाऊ कृषि भूमि में बदलना है। परंपरागत रूप से मिस्र में खेती ज्यादातर नील नदी की संकरी पट्टी और यहाँ नील डेल्टा में भूमध्य सागरीय तट पर होती रही है। चूंकि लगभग पूरा देश रेगिस्तान के बावजूद इसकी केवल 4% भूमि का ही वास्तव में कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है। अन्य देशों की तुलना में यह एक छोटा प्रतिशत है। मिस्र 116 मिलियन लोगों का घर है, जो अरब दुनिया के किसी भी अन्य देश से अधिक है। 2050 तक यह 175 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। विशाल बहुमत इस छोटी सी जमीन पर रहता है। यह ग्रह पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ लोग, खेत और कारखाने सभी पानी के पास की दुर्लभ भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आवास की मांग बढ़ती जा रही है, अपनी पुरु एक, जिससे कृषि भूमि को आवासीय क्षेत्रों में परिवर्तित करना पड़ रहा है। नया डेल्टा एक झटके में इसे बदल सकता है। एक राज्य द्वारा संचालित समाचार पत्र के अनुसार मिस्र अपनी कृषि योग्य भूमि का लगभग 1/4 हिस्सा बढ़ा सकता है और देश निश्चित रूप से इसका उपयोग कर सकता है। मिस्र में खाद्य सुरक्षा वर्षों से तंग है। 8.5% आबादी कुपोषित है। वैश्विक भूख सूचकांक के अनुसार 2021 में मिस्र के गेहूं आयात का लगभग 80% केवल 2 देशों, रूस और यूक्रेन से आया था। उस समय मिस्र सरकार के लिए यह भारी निर्भरता पहले से ही एक समस्या थी। 1 साल बाद रूस ने आक्रमण कर दिया। गेहूं की खेपें रुक गईं और देश की पहले से ही नाजुक खाद्य स्थिति और भी बिगड़ गई। मिस्र अपनी कृषि, खासकर न्यू डेल्टा में, को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान करना चाहता है।
हम जानना चाहते हैं कि परियोजना कैसी चल रही है, लेकिन हमारी ऑनलाइन खोज जल्द ही एक गतिरोध पर पहुंच जाती है। इसलिए हम खुद वहां जाने का फैसला करते हैं और रेगिस्तान का अचानक स्वागत देखते हैं। हम योजनाएं बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही हमें एहसास होता है कि यह इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हम गोली चलाना चाहते हैं, वे एक एक करके पीछे हटने लगते हैं। वे कहते हैं कि यह बहुत जोखिम भरा है। एक विशेषज्ञ स्वीकार करता है कि वह अपनी निजी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हम हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कोई हमसे बात नहीं करता। अंततः हम मिस्र में एक अच्छे दोस्त से संपर्क करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या वह मदद कर सकता है। वास्तव में मिस्र में आलोचनात्मक रूप से चर्चा करना थोड़ा मुश्किल है, खासकर अगर यह सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई चीज हो। बेशक यही कारण हो सकता है कि कोई भी रिकॉर्ड पर बात नहीं करना चाहता। नई डेल्टा परियोजना किसी अनजान कंपनी या सरकारी विभाग द्वारा संचालित नहीं है। यह सेना द्वारा धकेला जा रहा है। 2011 की शुरुआत में काहिरा में लाखों लोग शासन के अंत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। वे भ्रष्टाचार, हिंसा और देश में चल रहे आर्थिक संकट का विरोध कर रहे हैं। 18 दिनों तक प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने रहे। अंत में लगभग 30 साल सत्ता में रहने के बाद निरंकुश राष्ट्रपति हौसनी मुबारक ने इस्तीफा दे दिया। लाखों मिस्रवासी तानाशाही के पतन का जश्न मना रहे हैं। उम्मीद की किरण दिख रही है। देश में 2012 में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। बहुमत ने पुरानी सत्ता के विरोधी और मुस्लिम ब्रदरहुड के उम्मीदवार मोहम्मद मोर्सी को वोट दिया, लेकिन उनके नेतृत्व में हालात शायद ही सुधरे। ठीक 1 साल बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए, जब तक कि सेना ने मोर्स को उखाड़ फेंका नहीं। इसके बाद नरसंहार हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार मोर्सी समर्थक प्रदर्शन शिविरों पर क्रूर कार्रवाई के दौरान सैनिकों ने 1-0 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार डाला। वह लगभग 97% वोट हासिल करके भारी जीत हासिल करते हैं। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को संदेह है कि चुनाव में धांधली हुई होगी। नए राष्ट्रपति स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक विकास का वादा करते हैं, लेकिन यह शांत आशा जल्द ही चकनाचूर हो जाती है। एलसीसी देश को पूरी तरह से बदल देती है, इसे फिर से तानाशाही की ओर धकेल देती है। मानवाधिकारों का हनन होता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को आतंकवाद माना जाता है। प्रेस को चुप करा दिया जाता है। सरकार के आलोचकों और पत्रकारों को सताया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और यहां तक कि यातना भी दी जाती है। हजारों लोग आज भी सलाखों के पीछे हैं और कई तो बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। शासन के खिलाफ बोलने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। लगभग हर सार्वजनिक निर्माण परियोजना की तरह नए डेल्टा पर भी इसी शासन का हाथ है। अगर हमें किसी परियोजना के बारे में विशेषज्ञों से बात करनी है, तो हमें देश के बाहर देखना होगा, और हम ठीक यही करते हैं। जब इस तरह की परियोजनाओं की बात आती है, तो वास्तव में कोई पारदर्शिता नहीं होती। ये एडन बोवर हैं। हम उनसे दुबई में मिले। वे एजीबी इनसाइट के लिए एक पत्रकार के रूप में काम करते हैं। वे अक्सर गार्जियन के लिए लिखते हैं, जहां उन्होंने एलसीसी की रेगिस्तानी परियोजना पर यह लेख प्रकाशित किया था। मिस्र के किसी भी स्रोत से इस बारे में बहुत कम ठोस जानकारी मिल रही है। इन परियोजनाओं के अलावा और क्या है, सिवाय इसके कि ये बेहतरीन परियोजनाएं हैं और ये काफ़ी ज़मीन को कवर कर रही हैं, वगैरह वगैरह। ये डेविड सिम्स हैं। वे एक शहरी योजनाकार, अर्थशास्त्री और इस किताब के लेखक हैं, जो मिस्र की रेगिस्तानी परियोजनाओं पर भी केंद्रित है। वे कहते हैं कि न्यू डेल्टा अपनी तरह की पहली बड़ी परियोजना नहीं है। आप कह सकते हैं कि इसका संबंध शायद अग्रणी भावना की एक खास कल्पना से है। हम रेगिस्तान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बात लंबे समय से चली आ रही है। पिछले 100 सालों में रेगिस्तान में बाढ़ लाने के लिए कई प्रस्ताव और ठोस योजनाएं बनी हैं। संगीत मिस्र के नए डेल्टा प्रोजेक्ट जैसे बड़े उपक्रमों के दौरान
टीमों को प्रगति करने के लिए पूरी तरह से संरेखित रहना होता है, लेकिन मीटिंग्स में विचार इतनी तेजी से आते हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाते हैं और अचानक निर्णय लेने में देरी हो जाती है। कार्रवाई में चूक हो जाती है और पूरी टीम को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यहीं पर क्लाउड काम आता है। क्लाउड नोट प्रो आपके अपने मीटिंग सेक्रेटरी की तरह है। एक क्लिक से एनसी जान सी एक क्लिक से यह क्रिस्टल क्लियर ऑडियो, नॉइज रिडक्शन और 50 घंटे तक बिना रुके सब कुछ कैप्चर कर लेता है। न फोन की बैटरी खत्म होती है, न स्टोरेज की कोई समस्या, न कोई रुकावट। ऐप सहजता से सिंक हो जाता है। एक तस्वीर लें, महत्वपूर्ण क्षणों को चिह्नित करने के लिए हाइलाइट बटन पर टैप करें और प्लॉट सब कुछ स्पष्ट स्पीकर लेबल, स्मार्ट सारांश और कार्रवाई योग्य कार्यों के साथ सटीक ट्रांसक्रिप्ट में बदल देता है। आस्क क्लाउड के साथ आप टेक अवे निकाल सकते हैं, विचारों पर मंथन कर सकते हैं या अपने सभी मीटिंग नोट्स में तेजी से खोज कर सकते हैं। एंड डू एंड एन्क्रिप्शन की बदौलत आपका डेटा सुरक्षित रहता है। आपके विचार इतने मूल्यवान हैं कि उन्हें खोना मुश्किल है। प्लेड नोट प्रो आजमाएं या छोटी मीटिंग्स के लिए नोट और ज्यादा पहनने योग्य विकल्प के लिए नोट पिन देखें। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें और 20% छूट के लिए चेकआउट के समय कोड फर्न 20 का उपयोग करें। यह कतारा डिप्रेशन है, रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच एक प्राकृतिक निचला इलाका। इसके कुछ हिस्से समुद्र तल से लगभग 133 मीटर नीचे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में लोगों के मन में इस डिप्रेशन में बाढ़ लाकर एक विशाल झील बनाने का विचार आया, जो लगभग ओंटारियो झील के आकार की थी। यह विचार खेती के लिए नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन के लिए था। 1926 में 1200 अथा एक ब्रिटिश भूविज्ञानी ने एक विस्तृत योजना तैयार की। उन्होंने भूमध्य सागर से सुरंगें खोदने का प्रस्ताव रखा ताकि समुद्र का पानी डिप्रेशन में जा सके। रेगिस्तान की गर्मी पानी को उसी दर से वाष्पित करेगी जिस दर से नया पानी आता है, जिससे एक सतत चक्र बनता है। सुरंगों में लगे टरबाइन उस प्रवाह का उपयोग करके लगातार बिजली पैदा करेंगे, लेकिन लागत बहुत ज्यादा होने के कारण परियोजना रोक दी गई। सिम्स के अनुसार 1950 के दशक में CIA ने इस विचार में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। फिर 1970 के दशक में एक जर्मन हाइड्रोलिक इंजीनियर ने इस योजना पर फिर से विचार किया। उन्होंने डिप्रेशन और समुद्र के बीच के पूरे क्षेत्र को नष्ट करने के लिए 213 परमाणु बम विस्फोट करने का प्रस्ताव रखा। सुरंगों की कोई जरूरत नहीं थी। समुद्री जल एक प्राकृतिक नदी के माध्यम से सीधे अवसाद में प्रवाहित हो जाएगा। हाल ही में 2023 में एक मिस्र की परामर्श फर्म को व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन कतर परियोजना आज तक एक पाइप सपना बनी हुई है। लागत खगोलीय है। कोई नहीं जानता कि क्या यह वास्तव में संभव है और इस प्रक्रिया में भूजल को खारे होने का गंभीर खतरा है और ये कई चिंताओं में से कुछ हैं। 1960 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति गमाला अब्देल नासर ने तुश्का परियोजना के लिए आधार तैयार किया, जो खेती, उद्योग और आवास के लिए दक्षिण में रेगिस्तान के एक विशाल हिस्से को पुनः प्राप्त करने की योजना थी। बाद में 1990 के दशक में राष्ट्रपति मुबारक के तहत इस परियोजना को पुनर्जीवित और विस्तारित किया गया। विचार मानव निर्मित झील नासर का दोहन करने और कृषि भूमि की सिंचाई के लिए नए नहरों में पानी पंप करने का है। वुश्का दक्षिण में वह रास्ते में है जिसे वर्षों से 5 लाख या 10 लाख एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने के रूप में प्रचारित किया गया था और इसकी आबादी बहुत बड़ी होने वाली थी। टोस्का को मिस्र की जनसांख्यिकीय और आर्थिक समस्याओं का समाधान बताया गया था और यह लगभग वर्ष 2000-2004 के आसपास की बात है और फिर अंततः ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाल ही में उपग्रह से ली गई तस्वीरों में कुछ बिखरे हुए खेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वादा किए गए बड़े शहर अभी भी मौजूद हैं।
कहीं नजर नहीं आता। और फिर भी आज भी सरकार इन योजनाओं से चिपकी हुई है। इससे पता चलता है कि ये परियोजनाएं कितनी मुश्किल हैं और इनमें सिर्फ पैसे की ही नहीं बल्कि बर्बादी की भी कितनी बड़ी संभावना है। फिर 90 के दशक के अंत में घोषित साई परियोजना है। एक बार फिर विशाल रेगिस्तानी इलाकों को कृषि के लिए पुनः प्राप्त किया जाना था और एक नई नहर से सिंचाई की जानी थी। इसे एल्सम नहर कहा गया। नहर का एक हिस्सा वास्तव में बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन परियोजना का ज्यादातर हिस्सा कभी साकार नहीं हुआ। मिट्टी के लवणीकरण और जल प्रदूषण से लेकर समुद्र द्वारा तटीय क्षेत्रों के कटाव तक अनगिनत संभावित समस्याएं थीं। इसलिए ऐसा लगता है कि मिस्र के हर शासक को अपनी सफलता और लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए इन विशाल परियोजनाओं की जरूरत होती है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं विफल हो जाती हैं। नई डेल्टा परियोजना शहर को पुनर्जीवित करने, फसलों और समुदायों के लिए जमीन खोलने और देश को और ज्यादा स्वतंत्र बनाने का एक और प्रयास है। क्या इस बार यह कामयाब होगी? यहाँ कुछ भी उगाने के लिए जाहिर है पानी की जरूरत होती है, ढेर सारा। यह परियोजना कई स्रोतों से पानी लेती है। भूजल, अलेक्जेंड्रिया के पास इस झील का प्रदूषित पानी, और सबसे महत्वपूर्ण, देश की जीवन रेखा नील नदी। संयंत्रों में कई नहरें शामिल हैं। जानकारी के कुछ स्रोतों में से एक गूगल अर्थ है। गूगल अर्थ के लिए भगवान का शुक्र है क्योंकि यह वास्तविकता दिखाता है। कम से कम आप देख सकते हैं। पहली नहर यहां से गुजरती है। यह नील नदी के पानी को उस्गेट है, तथाकथित रोसेट्टा शाखा से लाती है और न्यू डेल्टा की पूर्वी सीमा तक लगभग 42 किमी तक फैली हुई है। आप रेत पर हिलती हुई कई छोटी नहरों को देख सकते हैं। कुछ अभी भी निर्माणाधीन हैं और माना जाता है कि वे पानी को रेगिस्तान में और अंदर ले जाएंगी। दूसरी बड़ी नहर और भी प्रभावशाली है और लगभग 114 किमी लंबी है। यह हर साल 3.5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ले जाती है। यहाँ एक और नहर से शुरू होकर रेगिस्तान में सीधे कटती है। पानी जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बहता। वे इसे नील नदी से 16 मीटर की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं और उन्हें इसे 120 या 130 मीटर तक पंप करना है। इस तरह के पंपिंग स्टेशन जल को जल मार्गों के माध्यम से धकेलते हैं और इसे नए डेल्टा के धड़कते दिल तक ले जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र अमन केवल 2 वर्षों में निर्मित, यह जून 2023 तक पूरा हो गया और 320 शून्य मीटर में फैला है। सामने की ओर 15 विशाल बेसिन एक दूसरे के बगल में स्थित हैं। वे प्रदूषित औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट जल लेते हैं और इसे इन 3 उपचार संयंत्रों में भेजते हैं। संयंत्र प्रतिदिन 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर अपशिष्ट जल को शुद्ध कर सकता है। यह अमेरिका में 24 मिलियन लोगों की दैनिक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन नया डेल्टा नदियों और झीलों के अलावा एक अन्य जल स्रोत का भी उपयोग करता है। रेगिस्तान के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा जीवाश्म भूजल भंडार है। यह नील नदी द्वारा 500 वर्षों में छोड़े जाने वाले पानी से भी ज्यादा है। यह पानी हजारों सालों से चट्टानों की परतों के बीच फंसा हुआ है। अब इसे नए डेल्टा प्रोजेक्ट के लिए सतह पर पंप किया जा रहा है। लेकिन यह भी भूजल के साथ एक समस्या जुड़ी हुई है कि जब हम जलभृत की बात करते हैं तो यह सोचना आकर्षक लगता है कि यह जमीन के नीचे पानी का एक बड़ा टैंक है। आप इसमें एक स्ट्रॉ डाल सकते हैं और पानी निकल आता है। यह ऐसा नहीं है। कोई नहीं जानता कि वहां नीचे कितना पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। और बोवर कहते हैं कि आप जितना गहरे जाएंगे पानी उतना ही खारा होता जाएगा। इसलिए एक वास्तविक जोखिम है कि जलभृत से पंप किया गया पानी अंततः इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा खारा हो सकता है। और हालांकि जलाशय विशाल हो सकता है, फिर भी यह सीमित है। यह टिकाऊ नहीं है। आप ऐसे पानी से निपट रहे हैं जिसकी शायद भरपाई नहीं की जाती। इन सभी स्रोतों से पानी भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए खेती के इलाकों में बहता है
और यहीं पर ये हरे घेरे दिखाई देते हैं। इनका आकार केंद्र धुरी सिंचाई प्रणालियों से आता है। पानी के छिड़काव यंत्र घड़ी की सुइयों की तरह खेतों में घूमते हैं। आपको ये प्रणालियां दुनिया भर में सऊदी अरब, कतर और यहां तक कि अमेरिका में भी मिल जाएंगी। उनकी बदौलत लोग रेगिस्तान के बीचों बीच मक्का, मूंगफली, आलू और यहां तक कि गेहूं भी उगा सकते हैं। विशेष रूप से इसमें बहुत अधिक पानी लगता है। यह बाढ़ सिंचाई से बेहतर है, लेकिन पानी के लिहाज से यह बहुत कुशल नहीं है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होगी। मिट्टी को भी इसमें योगदान देना होगा। हाँ, आप सूखी जमीन पर गेहूं उगा सकते हैं, लेकिन न्यू डेल्टा की रेगिस्तानी मिट्टी नील नदी के किनारे की उपजाऊ नदियों की तुलना में कहीं कम उपजाऊ है। रेगिस्तान में इन भूमि सुधार परियोजनाओं में आमतौर पर साल में केवल एक ही फसल होती है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, इसलिए साल में केवल एक ही फसल होती है, जबकि पुरानी जमीनों में आपको साल में 2 और 3 फसलें मिलती हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए किसान विशेष उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इन्हें सीधे सिंचाई के पानी में मिलाया जा सकता है। मिस्र सरकार का दावा है कि वह इन क्षेत्रों को कृषि के लिए स्थायी रूप से विकसित कर रही है, लेकिन एडमंड बोवर इससे सहमत नहीं है। अगर आप ऊपर से तस्वीरें देखेंगे तो आपको हरे रंग के घेरे दिखाई देंगे, जो जमीन से घिरे हैं, जो स्पष्ट रूप से अभी भी रेगिस्तान है। और वास्तव में जिस ऊपरी मिट्टी में फसलें उगाई जा रही हैं, उसके नीचे अभी भी रेगिस्तान है। और वास्तव में यदि आप इन वृत्तों को सींचने वाली केंद्रीय धुरी प्रणालियों को हटा दें, तो यह चला जाएगा रेगिस्तान में वापस। कुछ भी नहीं बदला है। आप उपग्रह चित्रों से पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि नए खेतों की योजना कहाँ बनाई जा रही है। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि नया डेल्टा कितना विशाल होने की योजना है। इस परियोजना की आपकी प्रोड के ई की साथ ही देखरेख एक सरकारी एजेंसी कर रही है, जो सीधे मिस्र की वायुसेना को रिपोर्ट करती है। इसकी वास्तविक लागत कितनी है, यह कोई भी अनुमान लगा सकता है। यह एक ब्लैक बॉक्स है। हमें नहीं पता कि इसमें कितना पैसा लगा है, हमें नहीं पता कि कितना पैसा निकल रहा है, और हमें नहीं पता कि वह पैसा कहाँ जा रहा है। रेगिस्तान के बीच में खेती करना सस्ता नहीं है। आपको प्रसंस्करण संयंत्रों, गोदामों, सड़कों और कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के नेटवर्क, अनाज के भंडार और कृत्रिम नदियों की आवश्यकता होगी। गार्जियन के अनुसार सबसे लंबी नहर की लागत ही लगभग $5 अरब है। जल उपचार संयंत्र भी कोई खास सौदा नहीं था। फिर भूजल को ऊपर पंप करने की लागत भी है, और कुछ जगहों पर नील नदी से पानी को 100 मीटर से भी ऊपर उठाना पड़ता है। इसलिए यह बहुत महंगा होने वाला है। वास्तव में रेगिस्तान में मिस्र की कृषि क्षमता के बारे में पहले किए गए कुछ अध्ययन इस प्रकार थे। निष्कर्ष यह है कि अगर आपको पानी को 30 मीटर से ज्यादा ऊपर उठाना है, तो यह अलाभकारी है। आप ऐसी चीजें नहीं उगा सकते जिनका मूल्य उसे उठाने के लिए जरूरी ऊर्जा की लागत को पूरा कर सके। 2021 में नई डेल्टा परियोजना का बजट लगभग $10.2 अरब रखा गया था, लेकिन मई 2025 तक गेहूं की कटाई के मौसम के उद्घाटन पर अध्यक्ष एलसीसी ने कहा कि सिर्फ बुनियादी ढांचे पर ही 9 से 13 अरब डॉलर के बीच खर्च आएगा। नई डेल्टा के वित्तीय मामलों के संदर्भ में हमें भाषणों और प्रेस वक्तव्यों में हमें जो जानकारी दी जाती है, उस पर ही भरोसा करना होगा। हमें उन्हें उसी रूप में लेना होगा, क्योंकि उत्पादन का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। नई डेल्टा परियोजना को मिस्र की खाद्य असुरक्षा के समाधान के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अब तक इसमें वास्तव में क्या बदलाव आया है? एक तरह से यह अब तक एक सफल परियोजना रही है, क्योंकि आप इसमें से फसलें निकलती हुई देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फसल मिस्रियों की थाली तक कभी नहीं पहुंचती। इसे निर्यात कर दिया जाता है। कुल मिलाकर इस परियोजना से पैसा कमाया गया है, और आप इसे देख सकते हैं। अगर और कुछ नहीं तो निर्यात के आंकड़े, कृषि निर्यात के आंकड़े। सरकार के अनुसार मिस्र
अब 160 से ज्यादा देशों को 400 से ज्यादा विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। अकेले 2023 में रिकॉर्ड 75 लाख टन उपज देश से बाहर गई, जिससे 88 लाख डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें फल, सब्जियां और मेवे हैं। मिस्र तेजी से उच्च मूल्य वाली निर्यात फसलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और नया डेल्टा इस रणनीति में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ऐसा लगता है कि ध्यान इस पर केंद्रित है और सीसी ने भी कमोबेश यही कहा है। उदाहरण के लिए, हम गेहूं क्यों उगाएंगे जिसमें हम प्रतिस्पर्धी नहीं होंगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा पानी और जमीन की जरूरत होती है, जबकि हम अन्य फसलें उगा सकते हैं, जैसे कि खट्टे फल वाली फसलें, जिन्हें हम ज्यादा पैसे में निर्यात कर सकते हैं और फिर उस पैसे का इस्तेमाल गेहूं आयात करने में कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर देश यही करेंगे। तो आप उच्च मूल्य वाली फसलें निर्यात करते हैं और फिर गेहूं आयात करते हैं, जो वे हमेशा से करते आए हैं। मिस्र खुद को एक प्रमुख निर्यातक देश और अफ्रीका में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसका उद्देश्य अनाज की आपूर्ति और भंडारण के लिए एक वैश्विक केंद्र का निर्माण करना भी है, ताकि भविष्य में खाद्य संकट का सामना करने की क्षमता और अधिक मजबूत हो सके। लेकिन राजस्व, इन अरबों डॉलर की परियोजनाओं से आने वाला धन आम मिस्रवासियों तक पहुंचता नहीं दिखता। उनके जीवन में जरा भी सुधार नहीं आया है। 2/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे या उससे नीचे रहती है। खाद्य सुरक्षा भी नाजुक बनी हुई है। मिस्र का सरकारी खजाना खाली है। हाल के वर्षों में मुद्रा को भारी नुकसान हुआ है और देश कर्ज में डूब रहा है। बोवर का कहना है कि न्यू डेल्टा से आने वाला ज्यादातर पैसा वापस राज्य में ही जाता